अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निसार अहमद, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं एनएमडी कैट का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा। तो उसके लिए आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो लास्ट लेक्चर था उसकी कंटिन्यूएशन है। उसमें से एक टॉपिक जो है ट्रांसफार्मर जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक्स से जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो कंटेंट देख लेते हैं जो हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, टाइप्स एंड लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। फिर हम देखेंगे ब्रीफ रिव्यू करेंगे ऑफ पीएन जंक्शन का, और देन हम रेक्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आप आज का लेक्चर, दैट इज ट्रांसफार्मर। सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच चेंजेस द गिवन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इनटू स्मॉलर और लार्जर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है बेटा, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक गिवन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम भी कर सकती है और ज्यादा भी कर सकती है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बच्चों इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। आपके चैप्टर नंबर 15 में सेकेंड ईयर में आपके म्यूचुअल इंडक्शन का एक पूरा फिनोमिना बच्चों आपने पढ़ा है, जिसके अंदर यह है कि एक कॉइल के अंदर, जिसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, उसके अंदर अगर हम करंट जो है उसको चेंज करें तो उस कॉइल के अंदर पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स साथ पड़ी हुई एक दूसरी कॉइल जिसको सेकेंडरी कॉइल है कहते हैं हम, उसमें से जब पास करता है, उसमें से वो चेंजिंग फ्लक्स जब पास करता है तो साथ पड़ी सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब आपने वहां पे इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा होती है बेटा, दैट इज -m टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है बच्चों, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं बेटा। तो कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक कोर होती है, ये एक आयरन, मोस्टली ये आयरन से बनी होती है, एक कोर होती है। इसमें कोर में हम क्या करते हैं, इसके दो साइड्स पे दो जो हैं वो कॉइल्स हैं उनको वाइंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉइल आ गई, ये कॉइल आ गई। अब यहाँ पे बच्चों ये वाली जो कॉइल है इसके साथ हम एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये वो सोर्स है जिसकी वैल्यू को हम कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जिस कॉइल के साथ बेटा आप ऑल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड करते हो उस कॉइल को नाम दिया जाता है प्राइमरी कॉइल। ठीक है बेटा, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं प्राइमरी कॉइल की उनको हम एनपी से शो करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज डिनोटेड बाय वीपी बेटा। ठीक है, अब ये जो दूसरी कॉइल है यहाँ पे, इस कॉइल से जहां से हम जो है वोल्टेज हासिल करते हैं, ठीक है, उस कॉइल को बेटा नाम दिया जाता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं NS का। और बेटा यहां से ये हमारे पास जो VS है ये सेकेंडरी वोल्टेज होता है, ये वो वोल्टेज होता है जो हमें कम या ज्यादा होके मिलता है। ठीक है, मतलब ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस गिवन वोल्टेज को कम या ज्यादा करके हमें यहां पे प्रोवाइड कर देता है, एंड दैट इज द वोल्टेज जो हमें हासिल होता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो नेक्स्ट डिटेल के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग। अब ट्रांसफार्मर में हमने देखा बेटा दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब उन कॉइल्स में कॉइल्स की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, कॉइल जो होती हैं वो इंसुलेटेड होती हैं इलेक्ट्रिकली, मतलब उनके दरमियान इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट कनेक्टेड बट दे आर लिंक्ड मैग्नेटिकली। अब उनका जो आपस में लिंक होता है वो मैग्नेटिकली होता है। ठीक है बेटा, इसको देखेंगे अभी। तो अब देखें, अब नेक्स्ट चीज जो है इसमें आपने याद रखना है वो ये है वर्किंग में
कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है रिमेन सेम एट इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट जहां पे आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आउटपुट जहां पे हमें वोल्टेज हासिल होता है, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बेटा, हम आइडियली देखें, अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर में बेटा ये होता है कि जो इनपुट हम अप्लाई करते हैं, पावर जो है इनपुट अप्लाई करते हैं, हमें आउटपुट में भी सेम पावर जो है वो मिल जाती है, मतलब पावर लॉस नहीं होता एक आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा वो ये है कि ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स, इट ओनली वर्क्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए वर्क करता है। अगर हम डायरेक्ट करंट अप्लाई कर दें तो डायरेक्ट करंट के लिए ये जो है वो वर्क नहीं करता बेटा, ये आपने याद रख लेना है। अब ये हम जब इसकी डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है इसका टर्न्स रेशियो का, ठीक है, जो कि इक्वल होता है हमारे पास Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np, ठीक है। और यहां से अगर बच्चों हम Vs को सेपरेट करें तो ये जो Vp है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब बेटा गौर करना है, अब यहां पे हमारे पास ये जो Vs है, ये Vs वो वोल्टेज है जो हमें सेकेंडरी पे हासिल होगा। अब इसकी वैल्यू कम या ज्यादा कैसे हो सकती है, देखें बेटा, तो फॉर्मूला हमें बता रहा है कि ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब Vs जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है बेटा। अब देखें, अब Vp जो है वो कांस्टेंट है, फर्ज कर लें कांस्टेंट है, तो इन दो चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखें Vs जो है मतलब हमारे पास जो वोल्टेज हासिल हो रहा होता है सेकेंडरी में वो ज्यादा होके हमें कब मिलेगा, अगर हम क्या करें सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को है ज्यादा कर दें तो हमारे पास Vs भी बेटा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। हमें Vp की निस्बत Vs ज्यादा मिलता है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आप कम कर दें तो हमारे पास वोल्टेज ये जो Vs होता है बेटा ये भी कम हो जाता है, ठीक हो गया। अब इसी की बुनियाद पे ये जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो है उसकी तादाद कम होगी या ज्यादा होगी, इसकी बुनियाद पे जो है ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं, ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं बेटा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर ये है कि सबसे पहले हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब ये होता है कि हमें जो वोल्टेज हासिल होगा सेकेंडरी कॉइल में उसकी वैल्यू अप हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और ये देखें फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज मिल रहा है हमें उसकी जो डिपेंडेंस है वो Ns ओवर Np के ऊपर है। तो देखें बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, बेसिकली Ns और Np की जो रेशियो है इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है बेटा। इसके साथ अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इन द सेकेंडरी कॉइल जो है बेटा वो ज्यादा होंगी प्राइमरी की निस्बत, तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि जो हमें Vs हासिल हो रहा होगा दैट विल बी ग्रेटर देन Vp, ठीक है बेटा। मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास वोल्टेज आ रहा है उसकी वैल्यू प्राइमरी की निस्बत ज्यादा होगी। और दूसरी चीज जो बेटा आपने याद रखनी है MCQs के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज Is, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो करता है और जो हमें सेकेंडरी कॉइल से जो करंट हासिल होता है वो प्राइमरी कॉइल की निस्बत कम होता है, ये आपने बेटा याद रख लेना है। हमारे पास वोल्टेज ज्यादा होता है लेकिन करंट जो है वो कम होता है, ये आपने बेटा याद रख लेना है, ठीक है। अब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि डाउन का मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। और ये कब पॉसिबल है, जब Ns ओवर Np मतलब इनकी जो रेशियो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ये लेस देन 1 हो जाए। और ये लेस देन 1 कब होगी, जब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, मतलब Ns इज लेसर देन Np। दूसरा, अगर Ns लेसर देन Np है तो अल्टीमेटली बेटा यहां पे हमारे पास याद रखें Ns कम कर देंगे तो ये Vs भी कम हो जाएगा, ठीक है। और Vs कम हो जाएगा तो मतलब Vs विल बिकम लेसर देन Vp, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है उसकी निस्बत सेकेंडरी कॉइल वाला वोल्टेज कम हो जाएगा, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन हो गया है, वो
प्राइमरी की निस्बत कम हो गया वोल्टेज। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटा कि वोल्टेज कम हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में, लेकिन जो करंट हमें हासिल होता है सेकेंडरी कॉइल में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है बेटा, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। और दूसरा देखें, अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियली ट्रांसफार्मर में मैंने अभी कहा, हमने देखा कि इनपुट जो पावर होती है दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर लॉस होगा, देखें पावर जो लॉस हो रहा है दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी पावर इनपुट में देते हैं उतनी आउटपुट में मिल जाती है, पावर लॉस नहीं होता, ये आइडियली है। ठीक है, और जब पावर लॉस नहीं होगा तो बेटा ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो भी हमारे पास 100% होगी। लेकिन याद रखना है कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है बेटा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आइडियल में ऐसा होता है। ठीक है, और देखें अब अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका मतलब यह है कि पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। अब बेटा पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू वी आई। अगर इनपुट जो है हम प्राइमरी कॉइल पे प्रोवाइड करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि वी इनपुट इज ये पी इनपुट इज इक्वल टू वी पी आई पी। ठीक है बेटा, और पी आउटपुट हमें सेकेंडरी कॉइल में हासिल होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एस आई एस। अब यहां से आप क्या करें बेटा, अगर ये जो वी एस है यहां से वी पी को उठा के इधर ले जाएं और आई एस को उठा के नीचे ले आए, ठीक है, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास देखें ये रेशो क्या आ रही है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। तो यहां पे हम बात कर रहे थे, ये देखें आई एस बिकम्स लेसर देन आई पी, आई एस बिकम्स ग्रेटर देन आई पी। बेटा ये देखें वी एस ओवर वी पी जो है ये यहाँ पे आई पी ओवर आई एस के इक्वल है, और हमें पता है वी एस ओवर वी पी जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, एन एस ओवर एन पी जो है। तो ये बेटा आपने बातें जो है इसके मुतालिक जो है वो याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो लॉसेज जो है वो कितनी तरह के होते हैं। ठीक है बेटा, अब ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर लॉसेज दो तरह से होते हैं बेटा। एक होते हैं ट्रांसमिशन लॉसेज, मतलब जहां से पावर स्टेशन से जो लाइट है प्रोड्यूस हो रही है, अब वो पावर जो है प्रोड्यूस हो रही है वो उसको और वहां से वो ट्रांसमिट होगी तो उसको हम नाम देंगे ट्रांसमिशन लॉसेज। ठीक है, और दूसरे हैं पावर लॉसेज। अब ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं बेटा। ठीक है, हमने आइडियल में कहा था कि पावर लॉस होता ही नहीं है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर के अंदर पावर लॉसेज होते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन लॉसेज क्या होते हैं। ट्रांसमिशन लॉसेज का मतलब जहां से बच्चों ये प्रोड्यूस हो के ऑल्टरनेटिंग जो है करंट जो है आ रहा होता है, तो ये जिस वायर में से गुजर रहा होता है उस वायर में ड्यू टू द रेजिस्टेंस की वजह से, उस वायर में से जब करंट फ्लो कर रहा होता है रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे हीट पैदा हो जाती है, और जो हीट पैदा होती है उसको हम हीटिंग लॉस बोलते हैं, दैट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो हीट, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती रहेगी जब तक जो है वो जो करंट है ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो वायर के अंदर मूव करता रहेगा। अब हम इसको कम करना चाहते हैं, चूंकि अगर दूर दराज अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ऑल्टरनेटिंग करंट को मूव करवाना है, ठीक है, तो हमें ये हीट लॉस को कम करना पड़ेगा। अब हीट लॉस को कम कैसे किया जा सकता है, देखिए बेटा, हीट लॉस इस फॉर्मूले के मुताबिक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दें तो हीट लॉस कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकती है, रेजिस्टेंस कम, लेंथ को तो हम नहीं कम कर सकते क्योंकि हमने लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाना है। यहां पे इसका मतलब है रेजिस्टेंस को कम करने का मतलब है कि हमने एरिया जो है बेटा एरिया ज्यादा कर देना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब एरिया का मतलब हम जो वायर यूज कर रहे हैं वो थिन की बजाय थिक वायर, मतलब मोटी वायर यूज करेंगे। ठीक है, अब मोटी वायर का वेट भी ज्यादा होगा, और दूसरा अगर वायर जो है वो थिक आप यूज करती हैं तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम करने से हीट लॉसेस कम होते हैं, लेकिन उसका जो है डिसएडवांटेज ये होता है कि कॉस्ट में उसकी इजाफा हो जाता है। ठीक है, फिर आप देखें इधर देखें कि हीट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, अब आई स्क्वायर क्या है, करंट जो बच्चों, अब सेकेंडरी कॉइल से हमें वोल्टेज हासिल होता है और वहां से जो करंट आ रहा होता है, और वही करंट जब आगे मूव कर रहा होता है उसकी वजह से ये हीट लॉसेस होते हैं। तो देखें बेटा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, देखें इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम I को रिड्यूस कर दें
तो बेटा हीट भी क्या हो जाएगी, हीट लॉस भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब आई को कम कैसे कर सकते हैं, तो बेटा आई को कम कैसे कर सकते हैं, यहां पे देखें ये फॉर्मूला देखें कि ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ये Vs और Is दोनों इनवर्सली रिलेटेड है बेटा। तो अगर आप Is को कम करना चाहते हो तो आपको Vs ज्यादा करना पड़ेगा, और Vs ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा, तो आप जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो Vs ज्यादा हो जाता है, वोल्टेज या सेकेंडरी कॉइल ज्यादा हो जाता है, और वहां पे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो आगे जा रहा होगा। ठीक है बेटा, तो करंट कम होने की वजह से हीट लॉस भी जो है वो कम होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास होता है ट्रांसमिशन लॉसेस, ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट होते हैं, और इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है ये हमने अभी पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो पावर एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर पावर लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब पावर लॉसेस जो होते हैं हमारे पास बेटा दो तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स देखें, एक होते हैं कॉपर लॉसेस और एक होते हैं कोर लॉसेस, या इनको हम आयरन लॉसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे जो है वो आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसकी डिस्कशन के लिए बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो कोर लॉसेस जो हैं वो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, कोर लॉसेस जो हैं, एक होते हैं हमारे पास बेटा एडी करंट्स और दूसरे होते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, अब एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों ये किस वजह से होते हैं और ये किस तरह के होते हैं, इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब देखें बेटा, अब ये एडी करंट जो हैं ये होते हैं ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड इन द कोर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो जो कोर होता है हमारे पास, पूरा एक कोर होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें से जब करंट फ्लो करता है बेटा, ठीक है, उसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही होती है, तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड उस कोर के अंदर बेटा करंट जो है वो इंड्यूस हो जाता है, और वो करंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे हमने ये कोर का एक हिस्सा ले लिया, तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा इस कोर के अंदर, कोर भी आयरन है जो कि कंडक्टर है, उसके अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा तो उसके अंदर बेटा ये परपेंडिकुलर सर्कुलर फॉर्म में करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं, जिनको हम एडी करंट्स का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये एडी करंट्स क्या करते हैं, एडी करंट कॉजेज हीट लॉसेस। ठीक है, तो एडी करंट्स की वजह से हीट लॉसेस जो हैं वो कॉज प्रोड्यूस होते हैं बेटा। ठीक है, अब हम इन एडी करंट्स को कम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे पास पावर जो है वो कम से कम लॉस हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इनकी रिडक्शन क्या है कि हम अगर एक पूरी कोर हमने यूज किया हुआ है, पूरा कोर मटेरियल यूज किया हुआ है, हम उस कोर मटेरियल की बजाय हम वहां पे शीट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेयर्ड, एक पूरी कोर की बजाय हम जो है वो लेयर्ड फॉर्म में उसको यूज कर लेते हैं, और लेयर्ड के अंदर बेटा हम लेमिनेशन प्लेस कर देते हैं। ठीक है, आप लेयर्ड के अंदर लेमिनेशन प्लेस कर दोगे तो देखो लेमिनेशन जो होती है वो इंसुलेटेड होती है। अब करंट जो है ऊपर मूव करने लगा, लेकिन उसके रास्ते में अगर ऊपर मूव करने भी लगेगा तो उसके रास्ते में क्या होगी, ये इंसुलेटिंग जो है वो लेयर होगी, लेमिनेटेड कोर है ये, तो इस तरह से वो करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हम इस तरह से जो है पावर जो है लॉस उसको कम कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब दूसरे होते हैं हमारे पास हिस्टेरिसिस लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, तो आपको ये यहां पे जब एक कोर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही होती है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा होता है बेटा, तो कोर जो होता है, कोर मटेरियल आयरन जो है, उसकी मैग्नेटाइजेशन भी होती है और उसकी डीमैग्नेटाइजेशन भी होती है। अब उस मैग्नेटाइजेशन, उस डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो हीट लॉस होता है, एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर। ठीक है, तो उसको बेटा हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, अब इसकी रिडक्शन कैसे की जा सकती है, तो हिस्टेरिसिस लॉस की हम रिडक्शन कर सकते हैं बेटा यूजिंग सॉफ्ट आयरन टू मेक द कोर। मतलब जो कोर है अगर हम उसको सॉफ्ट आयरन से बना दें, सॉफ्ट आयरन से बनाएंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से एनर्जी लॉस होती है वो कम से कम हो जाएगी, और पावर लॉस भी कम होगा हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है बेटा वो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखें जितना बेटा पावर आउटपुट हमारे पास ज्यादा होगा उतना हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, और
पावर जो है आउटपुट उसको ज्यादा करने के लिए हमें जो ये लॉसेस हैं इनको मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। आप लॉसेस मिनिमाइज कर देंगे तो पावर आउटपुट आपके पास ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। अब हम देखते हैं कि अब ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपसे एंटी टेस्ट के अंदर जो एमसीक्यूज पूछे जा सकती हैं उनमें से चंद एमसीक्यूज जो हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि बेटा मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीक्यूज, कहता है कि इन ट्रांसफार्मर व्हेन वीएस मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होता है इस स्टेप अप का मतलब वीएस की वैल्यू क्या कर दी, ज्यादा कर दी। अब आईएस मतलब जो सेकेंडरी वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट बिकम्स, तो बेटा हमने क्या देखा, हमने ये देखा था कि जब वीएस ज्यादा हो जाता है तो आईएस क्या हो जाता है, कम हो जाता है बेटा, ठीक है। तो आईएस जो होगा वो क्या हो जाएगा, आईएस विल स्टेप डाउन, ठीक है, क्योंकि दोनों वीएस और आईएस दोनों जो हैं वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पे मैंने लिखा है इन SUT, इसका मतलब बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। कहता है द टर्न्स रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 1:6, ठीक है। द टर्न्स रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 1:6। देन गौर से सुनिए, कहता है अ ड्राई सेल ऑफ EMF 6 वोल्ट, एक ड्राई सेल जो कि 6 वोल्ट का है उसको हम अप्लाई कर देते हैं इस कनेक्टेड अक्रॉस अ प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब जब हम प्राइमरी कॉइल पे ये ड्राई सेल लगा देते हैं तो कहता है सेकेंडरी में हमारे पास वोल्टेज क्या आ रहा होगा। तो बेटा आपको पता है कि जो प्राइमरी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए वर्क करता है। अगर आप प्राइमरी कॉइल पे एक ड्राई सेल लगा देती हैं और ड्राई सेल हमें कौन सा वोल्टेज देता है, उसका वोल्टेज डीसी वोल्टेज होता है, और हमें पता है कि डीसी वोल्टेज जो है वो ट्रांसफार्मर जो है डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करता। तो आप डायरेक्टली, आपको जब यहां से ये चीज पता चल गई है तो आप बजाय कैलकुलेशन में पढ़ने के डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, चूंकि डीसी पे तो काम ही नहीं करता तो सेकेंडरी में हमारे पास कोई भी वोल्टेज हमें हासिल नहीं हो रहा होगा, ठीक है बेटा। अब हम 2 एमसीक्यू ऐसे डिस्कस करते हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं बेटा, इसको गौर से देखिएगा। तो हमने ये देखा था कि आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर बेटा पावर लॉसेज जो हैं वो कम से कम होते हैं, ठीक है, ना होने के बराबर होते हैं, हम उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं, एफिशिएंसी को 100% कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर हमने देखा था कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बेटा पावर लॉसेज होते हैं, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे कहता है इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स, अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट। पावर आउटपुट जितनी हमें इनपुट पे हम पावर देते हैं उतनी हमें आउटपुट पे मिल जाती है। पावर आउटपुट इज ग्रेटर देन पावर इनपुट, मतलब आउटपुट में हमें पावर ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू इनपुट। फिर पावर आउटपुट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पावर इनपुट, ठीक है, इक्वल भी होती है, ग्रेटर भी होती है। एंड देन पावर आउटपुट इज लेसर देन पावर इनपुट। तो बेटा पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट ये किस में होता था, आइडियल ट्रांसफार्मर में होता था, ठीक है। एक्चुअल ट्रांसफार्मर में या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमेशा पावर लॉसेज होते हैं, और जब पावर लॉसेज होंगे तो आउटपुट में हमें जो पावर मिल रही होगी वो हमेशा इनपुट की निस्बत कम होगी। तो व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर, कि हमारे पास जो पावर आउटपुट आ रही होती है बेटा वो इनपुट की निस्बत कम होती है ड्यू टू द पावर लॉसेज, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा बेटा, इसको गौर से देखिएगा, कहता है इफ अ डीसी मतलब डायरेक्ट करंट इज गिवन एट द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ये बिल्कुल इस जैसा सवाल है ये। अगर हम डीसी को प्राइमरी कॉइल पे लगा दें देन क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल वाला वोल्टेज प्राइमरी से कम होगा, सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी के इक्वल हो जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज 0 होगा, सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी की निस्बत जो है वो ज्यादा होगा। तो बेटा आपको पता है जब डीसी लगाया है तो ट्रांसफार्मर तो डीसी पे काम ही नहीं करता, जब ट्रांसफार्मर डीसी पे काम ही नहीं करता तो हमें वीएस कितना हासिल हो रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर, ठीक है बेटा। आप इसको अच्छे से इस लेक्चर को सुनिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हमारा इस लेक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसकी डिस्कशन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी एफएससी की बुक में चैप्टर नंबर 18 है बच्चों, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करें। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है
इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, तो इट इज द स्टडी ऑफ फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो और उनके कंट्रोल को स्टडी किया जाता है यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है बेटा, अब हमारे पास बेटा एंट्री टेस्ट के अंदर जो टॉपिक शामिल है आपके इस चैप्टर से वो है रेक्टिफिकेशन। लेकिन उस रेक्टिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें पहले बेटा ये इल्म होना चाहिए पीएन जंक्शन के बारे में, तो इसलिए हम इसका पहले ब्रीफ जो है वो रिव्यू कर रहे हैं पीएन जंक्शन के बारे में। चूंकि अगर आपको ये पता होगा, इसका इल्म होगा, तब आप आसानी से जो है वो रेक्टिफिकेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखें पीएन जंक्शन क्या होता है बेटा, तो हम पीएन जंक्शन जो है उसका ब्रीफ रिव्यू करें तो ये देखें, अगर हमारे पास कोई भी एक जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल हो और उसकी हम डोपिंग इस तरह से करें कि हाफ साइड पे जो है, हाफ साइड इसकी एन टाइप बन जाए, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए, और द सेकंड हाफ बन जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब एक तरफ आप जो है पेंटावेलेंट एलिमेंट एज इम्प्योरिटी ऐड करें, एक साइड पे ट्राईवेलेंट एलिमेंट एज इम्प्योरिटी ऐड करें। तो जब आप पेंटावेलेंट एलिमेंट एज इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो उधर बन जाता है एन टाइप, अगर ट्राईवेलेंट एलिमेंट एज इम्प्योरिटी ऐड करें तो उस साइड पे बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि एन टाइप के अंदर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। ठीक है, और पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल्स होते हैं। अब होता क्या है, जो ही ये बनता है तो यहां से ड्यू टू एट नॉर्मल टेम्परेचर अपनी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो ही ये बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एन रीजन से पी रीजन की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और जब ये डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब इधर जाएगा तो ये इधर जाके होल को फिल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से इस तरफ जाता है तो इधर बेटा क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ से एन रीजन से पी की तरफ जाते हैं उतने यहां पे पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव आयन बन गए, यहाँ पे हमारे पास एक लेयर पॉजिटिव आयन की बन जाती है, इधर लेयर नेगेटिव आयन की बन जाती है, और यहाँ पे जो रीजन बन जाता है, जब ये वाला रीजन यहाँ पे डिवेल्प हो जाता है, ठीक है बेटा, इस रीजन को हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन जो है, डिप्लीशन का मतलब इसने यहाँ से इस वाले रीजन से डिप्लीट कर दिया, किनको, चार्ज कैरियर्स को डिप्लीट कर दिया। और चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो इस रीजन को बेटा आप कहते हैं डिप्लीशन रीजन। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा एक बात जो है, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं उनकी सेपरेशन है। तो ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर का। ठीक है बेटा, अब ये पोटेंशियल बैरियर जो होता है ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड उसको जो है वो रोक देता है। ठीक है, अब यहां पे ये जो हमारे पास ये पोटेंशियल बैरियर बना है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है बच्चों फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो पीएन जंक्शन आया बेटा, सबसे पहले आपने याद रखना है इसके बारे में, पीएन जंक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब पीएन जंक्शन पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्जेस हैं, चार्जेस की सेपरेशन है, लेकिन पीएन जंक्शन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और बेटा पीएन जंक्शन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायोड। ठीक है, तो हम इसको डायोड भी बोलते हैं। तो मोस्टली पीएन जंक्शन की बजाय इसको जो नाम लिया जाता है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, या खाली डायोड बोला जाता है, तो उसका मतलब भी बेटा पीएन जंक्शन ही होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब ये पीएन जंक्शन बन जाता है तो हमारे पास जो पी रीजन होता है इट बिहेव्स एज एनोड, और जो एन रीजन होता है इट बिहेव्स एज कैथोड। ठीक है बेटा, चूंकि एन रीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और पी रीजन के अंदर जो है वो होल्स होते हैं, तो ये आपने याद रख लेना बेटा। अब यहाँ पे हम जब आगे यूज करेंगे पीएन जंक्शन को तो उसके सिंबल को यूज करेंगे। तो जो सिंबॉलिकली पीएन जंक्शन को हम कैसे जाहिर करते हैं बेटा, इस सिंबल से जाहिर करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये पीएन जंक्शन का सिंबल है। अब पीएन जंक्शन में हमारे पास एन रीजन होता है, पी रीजन होता है बेटा, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम जाहिर करते हैं, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन जो है वो एन रीजन को जाहिर करती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये वाली साइड होती है इट डिनोट्स पी रीजन, ये पी रीजन को जो डिनोट करती है। ठीक है बेटा,
अब हम देखते हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास ये पीएन जंक्शन है तो इसके साथ अगर हम बैटरी अप्लाई कर दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, ठीक है, तो इस अमल को, इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो अप्लाइंग बैटरी टू पीएन जंक्शन इज कॉल्ड बाइसिंग। अब बाइसिंग दो तरह से हो सकती है बेटा, ठीक है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है? फॉरवर्ड बाइसिंग में ये होता है कि बेटा कि जो पी रीजन होता है बैटरी का, ये डायोड का बेटा जो पी रीजन होता है, इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन रीजन जो होता है इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव रीजन ऑफ द बैटरी। तो याद करने के लिए ये मैंने लिखा हुआ है, पी जो हमारे पास रीजन है इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, एन रीजन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो जब पी जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हो, एन जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो बेटा हम ऐसी बाइसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर हम इसका उल्ट कर दें, रिवर्स कर दें, मतलब पी रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दें, ठीक है, और एन रीजन के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें, तो ऐसी बाइसिंग को हम कहते हैं बेटा रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में होता क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो ये बेटा देखिएगा, जब हम डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो बेटा इट बिकम्स कंडक्टिंग, कंडक्टिंग बन जाता है, मतलब ये इट बिहेव्स एज अ क्लोज स्विच, ठीक है। तो ये आपने बेटा याद रख लेना है कि ये जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तब वो कंडक्ट करता है, मतलब उसमें से करंट पास कर जाता है और वो एज अ क्लोज स्विच जो है बिहेव करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग को याद रखने का एक और तरीका है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर पी साइड पे, अगर पी साइड हमारे पास दो साइड्स होती हैं, पी साइड एंड साइड, ठीक है। अब पॉजिटिव जो है हमारे पास पोटेंशियल होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो लो पोटेंशियल होता है। तो याद रखना है कि बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग की एक और निशानी ये आपने याद रखनी है कि जो पी साइड होगी दैट विल बी एट हायर पोटेंशियल और एन साइड विल बी एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये दोनों, अगर फर्ज कर लो, ये इस तरह से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, अगर दोनों ही पॉजिटिव लगा दिए, ठीक है, और एक तरफ आपने पॉजिटिव लगाया 4, फर्ज कर लें 4 वोल्ट, पी की तरफ 4 वोल्ट लगाया, दूसरी तरफ आपने 2 वोल्ट लगा दिया इनकी तरफ, तो ये निशानी याद रखनी है आपने, ये इसका एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर पी साइड जो है हायर पोटेंशियल डिफरेंस पे है, एन साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल डिफरेंस पे है, तो इट विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड। अब फॉरवर्ड बाइस में चूंकि करंट फ्लो करता है तो जो इसकी रेजिस्टेंस होती है फॉरवर्ड बाइस की बच्चों, वो बहुत कम होती है, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिली ओहम, ठीक है, ये बहुत कम होती है। और जो करंट फ्लो करता है बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग में, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर, ठीक है बेटा। तो ये आपने बातें याद रखनी है फॉरवर्ड बाइस के लिए। अब रिवर्स बाइस के लिए देखें तो रिवर्स बाइस में उल्ट हो जाएगा, रिवर्स बाइस एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा, मतलब बिहेव्स एज अ ओपन स्विच, इट बिहेव्स एज ओपन स्विच, ठीक है, ये ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करता है। अब यहां पे याद रखना है बेटा रिवर्स बाइस में कि जो पी साइड होगी दैट विल बी एट लोअर पोटेंशियल, एन साइड जो होगी दैट विल बी एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो जब पी साइड लोअर पोटेंशियल पे हो, एन साइड हायर पोटेंशियल पे हो, तो ये हमारे पास रिवर्स बाइसिंग होती है बेटा। अब रिवर्स बाइसिंग में चूंकि ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करता है, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। और करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा? चूंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इसकी। और जो करंट होता है वो बहुत कम फ्लो करता है, ना होने के बराबर, उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो वो करंट जो है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर, ठीक है बेटा। तो बिफोर गोइंग टू रेक्टिफिकेशन, तो आपको बेटा ये जो पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस क्या होता है, इसका इल्म जो है वो ना बहुत जरूरी है, इसको अब देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन क्या होती है बेटा, इसकी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग या कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, ठीक है। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बेटा हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके रिवर्स प्रोसेस देखें तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है दैट विल बी कॉल्ड इन्वर्जन, ठीक है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस इन्वर्जन कहलाता है। अब रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं वो अभी जो हम पढ़ चुके हैं, डायोड्स, ठीक है। तो जो रेक्टिफिकेशन के लिए बेटा हम यूज करते हैं डायोड्स, ठीक है। तो इसलिए डायोड्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, दैट दे विल बी कॉल्ड रेक्टिफायर्स, उनको हम रेक्टिफायर्स का भी नाम दे सकते हैं,
ठीक है बेटा। अब रेक्टिफिकेशन जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, कॉमन टाइप्स उसकी दो होती हैं, ठीक है। एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या किया जाता है बेटा, हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो होता है अगर हम उसको यहाँ पे बनाएं तो उसकी जो वेव फॉर्म बनाए वो कुछ यूं होता है बेटा, ठीक है। उसका वन हाफ पॉजिटिव होता है, वन हाफ जो है वो नेगेटिव होता है, तो दो हाफ्स होते हैं। तो रेक्टिफिकेशन क्या की जा सकती है कि आप सिर्फ एक हाफ को कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट करंट के अंदर। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपने पूरी के पूरी इस वेव को, पूरी की पूरी वेव को, पूरे के पूरे ऑल्टरनेटिंग ये जो दोनों हाफ्स बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को आपने कन्वर्ट कर देना है डायरेक्ट करंट में, ठीक है। तो इनकी फर्दर डिटेल के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रेक्टिफिकेशन, तो उसकी हमने कहा दो टाइप्स होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन अभी हमने देखी कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, हाफ ओनली वन हाफ ऑफ द एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। अब इस मकसद के लिए हम जो है वो सिर्फ एक डायोड को यूज करते हैं, ठीक है। ओनली वन डायोड इज यूज्ड, ठीक है। और डायोड जो है रेक्टिफिकेशन करता है तो उसको हम रेक्टिफायर भी कहते हैं, ठीक है। तो एक डायोड जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जरूरी होता है बच्चों। अब देखें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती क्या है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए बच्चों कि एसी करंट और डीसी करंट में बेसिकली फर्क क्या है। एसी करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है। जबकि डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग वन डायोड। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक सर्किट है, फर्ज कर लो इस सर्किट के अंदर हम एक डायोड प्लेस कर देते हैं और इस डायोड के साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको या सिंपल इसको रेजिस्टेंस कह दें आप, रेजिस्टेंस लगा दी। अब हम चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, करंट की डायरेक्शन सेम रहे। मतलब फर्ज कर लो अगर इसमें करंट जो है वो इस तरह से क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, करंट जो है वो क्लॉकवाइज ही रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये एक डायोड प्लेस कर देंगे। अब देखिए होगा क्या, जो ही हम बच्चों यहाँ पे इसके साथ एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जब टाइम जो है वो t0 से लेके t/2 तक होता है, मतलब हाफ टाइम जो है जिस दौरान ये पॉजिटिव होता है, तो बैटरी का ये इस सोर्स का ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, दूसरा जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है। तो बेटा देखें क्या होगा, इस दौरान क्या होगा कि यहां से जो ही ये पॉजिटिव है तो ये देखें पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है, पी रीजन के साथ, और नेगेटिव जो है इट इज कनेक्टेड विद द एन रीजन ऑफ डायोड। तो जब ये P जो है हमारे पास P जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा तो इसका मतलब ये जो डायोड पूरा का पूरा है इट बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। हमने कहा था जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड हो, P रीजन से कनेक्टेड हो, नेगेटिव टर्मिनल N रीजन से कनेक्टेड हो, तो ये फॉरवर्ड बाइस बन जाता है। और फॉरवर्ड बाइस के दौरान बच्चों हमें पता है कि ये करंट को कंडक्ट करेगा। तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग यहां से जो करंट आ रहा है वो इसमें से पास होता हुआ बेटा इसमें से पास कर जाएगा, रेजिस्टेंस में से पास करेगा, ठीक है। और ये इस तरह से ये मुकम्मल जो है वो एक सर्किट में ये करंट फ्लो करेगा। लेकिन क्या होगा, जो ही बेटा हाफ टाइम गुजर जाएगा तो करंट जो है ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा। मतलब यहां तक तो वो पॉजिटिव रहा, अब वो नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अब वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहां आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब करंट जो है हमने डायरेक्शन लेनी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो अब अगर पॉजिटिव नीचे आ जाता है तो देखें क्या हो गया। अब सेकंड हाफ में बेटा क्या होगा, ये जो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इधर देखें यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द एन रीजन, ठीक है। और यहां पे जो नेगेटिव टर्मिनल है इट इज कनेक्टेड विद द पी रीजन, ठीक है बेटा। तो जब नेगेटिव जो है वो पी रीजन से कनेक्टेड हो, पॉजिटिव जो है वो एन रीजन से कनेक्टेड हो, तो बेटा हमारे पास ये डायोड बन जाता है रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस के दौरान ये जो है डायोड जो है
वो अपने अंदर से करंट फ्लो होने नहीं देगा। ये एज अ ओपन जो है वो स्विच जो काम कर रहा होगा बेटा, तो होगा क्या, जब टाइम t/2 से t गुजरेगा, मतलब हाफ टाइम के बाद जो सेकंड हाफ स्टार्ट होगा, तो उस दौरान जो है वो ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस बन चुका होगा और उस दौरान जो करंट है ये फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर इसी तरह से क्या होगा बेटा, जब ये हाफ गुजर जाएगा, मतलब जब तक सेकंड हाफ रहता है इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो ही नहीं करता। ठीक है, जब दोबारा ये पॉजिटिव हाफ स्टार्ट होता है, दोबारा ये कंडक्टिंग बन जाता है, फिर करंट फिर से इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। फिर जब नेगेटिव साइकिल आता है करंट इसमें से फ्लो नहीं करता। अब देखें बेटा, अगर हम क्या करें, अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक CRO कनेक्ट कर दें और CRO की मदद से देखें कि इस रेजिस्टेंस में से पास होने वाला जो करंट है उसका जो ग्राफ है वो किस तरह का आता है, तो हम देखेंगे बच्चों कि जो ग्राफ उसका बन रहा होगा इट विल बी लाइक दिस, कि ये देखें ये हमारे पास AC ऑल्टरनेटिंग जो करंट है उसका ग्राफ है बच्चों। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का है जिसमें एक पॉजिटिव हाफ है एक नेगेटिव हाफ है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस में से करंट पास कर रहा है, जब उसका ग्राफ बनाया जाए तो उसमें देखेंगे हम कि उसका पॉजिटिव हाफ जो है ये वाला, इस दौरान तो करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग हुई है, लेकिन जब अगला हाफ स्टार्ट होता है तो रिवर्स बाइसिंग की वजह से इस रेजिस्टेंस में करंट ही पास नहीं करेगा, तो करंट जीरो हो जाएगा। नेगेटिव जो था वो जीरो हो गया, मतलब इसमें से करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। इस रेजिस्टेंस में, इस लोड रेजिस्टेंस में बेटा करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो अब देखें जब सेकंड हाफ, जब एक वेव मुकम्मल होगी, ये दोनों हाफ मुकम्मल हो गए, फिर से हमारे पास पॉजिटिव हाफ स्टार्ट हो जाएगा और पॉजिटिव हाफ के दौरान करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में से, और जो ही नेगेटिव हाफ स्टार्ट हो जाएगा तो करंट अगेन जीरो हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन बेटा सेम रह रही है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें सेम रह रही है, तो हमने क्या किया, एक्चुअली हम इस रेजिस्टेंस में से डायरेक्ट करंट जो है पास करने में कामयाब हो गए, मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो वो डायरेक्ट करंट होता है। तो इस तरह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके एक हाफ को। ठीक है, अब इसमें बेटा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं आपने याद रखनी है वो क्या हैं, देखें जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है बेटा, तो देखें जो पॉजिटिव हाफ होता है उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाती है, नेगेटिव हाफ के दौरान रेक्टिफिकेशन नहीं होती। तो ये देखें AC का अगर बेटा हम फ्रीक्वेंसी देखें, ऑल्टरनेटिंग करंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी देखने से पहले देखें एक वेव के बनने का जो टाइम है इसका, उसको हम कैपिटल T से जाहिर करते हैं, टाइम पीरियड कह देते हैं। ठीक है, तो जो एक वेव बनने का टाइम और टाइम पीरियड है, और एक सेकंड के अंदर कितनी ये वेव्स बनती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। ठीक है बेटा, अब आप गौर करना है आपने, यहां पे देखें बेटा ये टाइम लगा इसको, ये एक वेव बनने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, और एक सेकंड में जितनी वेव्स बनती हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है उसका ग्राफ देखें, तो देखें अगर इसको यहां से लेकर यहां तक इसकी रेपिटेशन हो रही है, मतलब एक वेव मुकम्मल हो रही है और दोबारा ये वेव स्टार्ट हो रही है, तो ये वाली जो पूरी वेव रिपीट हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो क्या चीज रिपीट हो रही है, एक तो ये हमारे पास ये जो हाफ, एक पॉजिटिव हाफ जो कि रेक्टिफाइड हो चुका है वो जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और दूसरी चीज यहाँ नेगेटिव हाफ के दौरान करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये आ जाएगा। तो देखिए बेटा यहां से लेके यहां तक जब ये वाला पूरी की पूरी शेप ये वाली, आपने इस पे ध्यान रखना है बेटा कि ये यहां पे देखें ये पूरी शेप पूरी वेव रिपीट हो रही है, जबकि यहां क्या रिपीट हो रहा है, यहां पे इस तरह से एक हाफ वेव बनती है और फिर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है, फिर देखें दोबारा ये एक हाफ वेव बनी, फिर ये हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो यहां पे जो शेप रिपीट हो रही है वो कौन सी है, दिस वन, ये यहां तक। ठीक है, तो देखें अगर इसको एक वेव को बनने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही इस रेपिटेशन, इस शेप को बनने में टाइम लग रहा है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बेटा जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है तो जो आउटपुट, ये हमारे पास आउटपुट वेव आ रही है, जो हमारे पास इनपुट जो AC है हमारे पास लगा हुआ, इनपुट वेव का
जो टाइम पीरियड होता है वही आउटपुट वेव का टाइम पीरियड आएगा बेटा, ठीक है। और जब इनके टाइम पीरियड सेम है तो इसका मतलब है जो आउटपुट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड एट इनपुट, ठीक है। मतलब एसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वही हमारे पास आउटपुट में फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पे अपने एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लगाई है इनपुट में, फर्ज कर लो वो 50 हर्ट्ज है, तो बताओ जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी तो यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। तो बेटा याद रखना है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। मतलब अगर आपने 50 अप्लाई की है तो आपको मिलेगी भी क्या, 50 हर्ट्ज ही मिलेगी, ठीक है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होती है, टाइम पीरियड सेम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटा आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपने याद रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बेटा। इससे इंपॉर्टेंट आपसे इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि जब फॉरवर्ड बाइस होता है तब करंट फ्लो करता है, जब रिवर्स बाइस होता है तो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन को। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब फुल वेव में पहले हमने हाफ वेव में देखा कि सिर्फ हाफ जो वेव थी, हाफ जो साइकिल था, सिर्फ उसको कन्वर्ट किया गया था डीसी में। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव साइकिल आता है, नेगेटिव हाफ आता है, उसको भी हम क्या कर लें, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब देखें उसके लिए क्या किया जाता है बेटा। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बोथ हाफ्स ऑफ एसी आर कन्वर्टेड इनटू डीसी, ठीक है। दोनों हाफ्स को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा सर्किट यूज होता है इसके लिए बेटा उसको हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये ब्रिज शेप में जो सारे ये यहाँ पे डायोड्स कनेक्टेड होते हैं, ब्रिज फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। और यहाँ पे याद रखना है बेटा कि 4 डायोड्स सर्व द पर्पस, मतलब इस मकसद के लिए हम 4 डायोड जो हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये 4 डायोड्स किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। तो बेटा ये डायग्राम बनी हुई है एज इट इज, आपके जैसे आपकी बुक में बनाई गई है, सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास ये देखें हमारे पास हमारे पास एसी सोर्स है। तो कुछ यूं हमारे पास डायोड हैं, इस तरह से कनेक्ट करना है आपने इनको डायोड्स को। इन डायोड्स को ना हम नाम दे लेते हैं, फर्ज कर लो ये D1 है, D2 है, D3 और D4 है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है। हम चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा हो उसकी डायरेक्शन सेम रहे, मतलब डायरेक्ट करंट फ्लो करे, ठीक है। डायरेक्शन उसकी चेंज ना हो, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल है चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो करंट की डायरेक्शन सेम रहे। तो देखें क्या होगा बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी डायग्राम को, जब हमारे पास टाइम जो है वो 0 से T/2 होता है, मतलब पॉजिटिव हाफ जो है वो स्टार्ट होता है एसी का, तो क्या होता है देखें। तो पॉजिटिव हाफ में फर्ज कर लो ऊपर वाला ये वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। अब पॉजिटिव से बेटा करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब जब करंट यहां पे आया तो बेटा गौर से सुनना, जब करंट यहां पे आया तो इसके पास यहां पे 2 रास्ते हैं, ये और ये। अगर हम यहां पे देखें तो ये पी रीजन है जो कि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, ठीक है। और यहां पे देखें तो ये एन कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, तो इसका मतलब ये रिवर्स बाइस है। तो करंट क्या करेगा, इधर नहीं जाएगा बल्कि इस तरफ चला जाएगा, जो कि हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है। और मैंने आपको बताया था कि जो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है वो एज अ क्लोज्ड स्विच काम करता है, एज अ क्लोज स्विच बिहेव करता है। और जो रिवर्स बाइस्ड होता है, पीएन जंक्शन या रिवर्स बाइस डायोड होता है, वो हमारे पास एज अ ओपन स्विच काम करता है। तो देखे बेटा, इसको समझने के लिए मैंने यहां पे ना एक बना दिया है कि ये जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है ये क्लोज स्विच है, और इस तरफ ये हमारे पास ओपन स्विच आ जाएगा। तो करंट जो है इधर नहीं जाएगा बल्कि क्लोज स्विच की तरफ जाता है, ठीक है बेटा। तो करंट जो है यहां से आ गया। अब यहां पे जब करंट आया तो इसके पास फिर 2 रास्ते हैं। अब करंट जो है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जाते हैं, लेकिन करंट इधर नहीं जाता क्योंकि ये एन रीजन है जो कि पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ। तो इसका मतलब इसकी रिवर्स बाइसिंग हो रही है, और रिवर्स बाइसिंग मतलब ये क्या बन रहा है, ये ओपन स्विच बन रहा है, ठीक है बेटा। तो करंट इधर नहीं जाएगा बल्कि इस तरफ आएगा, और इस रेजिस्टेंस में से पास होता हुआ करंट जो है वो दोबारा यहां से होता है बेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़े गौर से सुनिएगा। अब बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर देखें ये भी हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है। अब करंट जो होता है बेटा वो इस तरफ फ्लो करता है, ठीक है, वो ऊपर नहीं जाता। क्यों भला ऊपर नहीं जाता, क्योंकि बेटा करंट ने जाना होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव।
अगर करंट इस तरफ जाता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। करंट ने जाना है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट क्या होगा, यहां से होता हुआ इस तरफ आएगा, और अगेन जब इधर आएगा तो फिर ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग है, और करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इधर क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये रास्ता उसको अगेन किधर लेके जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि उसने जाना किधर है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो फिर यहां से करंट होता हुआ यहां पे सर्किट जो है इसका क्लोज लूप जो है मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान देखें करंट जो है मतलब सिर्फ किन डायोड्स में से पास किया, ये बेटा एमसीक्यू पूछा गया है, एमसीक्यू जो है वो आपके पास पेपर में भी है। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इस दौरान बताओ ये 4 डायोड्स हैं, तो इन चारों डायोड्स में से फॉरवर्ड बाइस कौन से हुए हैं, मतलब कौन से डायोड जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, कौन से डायोड कंडक्ट नहीं कर रहे। तो हमने क्या देखा बेटा कि इस दौरान जो D2 है और D3 इनमें से दोनों में से करंट पास किया, जबकि यहाँ पे D1 D4 जो है इनमें से करंट पास नहीं किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से फॉरवर्ड बाइस हैं या किन में से करंट फ्लो करता है। तो बेटा जो D2 है और D3 है ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड है, सिर्फ इनमें से करंट पास कर रहा है। और बाकी जो है हमारे पास D1 और D4 ये रिवर्स बाइस में है, तो इनमें से करंट पास नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं अगर जब ये पॉजिटिव एक हाफ साइकिल मुकम्मल हो गया तो करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है। ठीक है, अब करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पहले इधर था वो नीचे आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर चला जाएगा। तो अब बेटा इसको गौर से देखिएगा, अब करंट की डायरेक्शन कुछ यूं हो जाएगी, करंट इस तरफ से फ्लो करेगा। पहले करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा था, अब करंट यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा। करंट यहां पे आएगा बेटा तो क्या होगा, देखें करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन इधर जाएगा नहीं। क्यों भला, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे एन रीजन से कनेक्टेड है तो इसकी रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, जबकि इधर पी रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। तो करंट यहां से आएगा इस तरफ चला जाएगा, और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, रिवर्स बाइसिंग है मतलब ये ऐसे होगा जैसे कि हमारे पास ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है, तो करंट ने यहां से इस तरफ मूव कर जाना है। ठीक है, अब बेटा जब करंट यहां पे आएगा तो यहां पे करंट के पास फिर हमारे पास 2 रास्ते हैं, करंट जो है इसके पास फिर 2 रास्ते हैं। अब करंट जो है बेटा वो ऊपर नहीं जाता जबकि बल्कि नीचे फ्लो कर जाता है। क्या वजह इसकी, क्योंकि देखें बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर करंट इधर जाएगा, इधर एन रीजन है। अब बैटरी जो है, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे जो सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन रीजन से कनेक्टेड है, मतलब इसकी रिवर्स बाइसिंग हो गई है। अब करंट जो है इधर नहीं जाएगा बल्कि दोबारा इस तरफ आ जाएगा। अब देखें बेटा, तो जब फर्स्ट हाफ था उसमें रेजिस्टेंस में से पास होने वाले करंट की डायरेक्शन यही थी, जब सेकंड हाफ हुआ तो तब भी करंट की डायरेक्शन यही है। ठीक है, मतलब इस रेजिस्टेंस में जो करंट पास कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में पास कर रहा है। ठीक है, अब यहां से बेटा होता हुआ करंट जब इधर आएगा तो गौर से देखिएगा, अब देखें ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग बनती है, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग बनती है, लेकिन करंट इधर नहीं आता क्योंकि ये फॉरवर्ड, ये अगर इधर आएगा तो इसका मतलब करंट पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं होता, बल्कि करंट ने किधर जाना है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है। ठीक है बेटा, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है तो इसका मतलब करंट जो है अब यहां से होता हुआ करंट इस तरफ आएगा। जब यहां पे आएगा तो अगेन करंट इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है। ठीक है, तो करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये उसको पॉजिटिव की तरफ दोबारा लेके जाता है, लेकिन उसने जाना किधर है, नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह से यहां से करंट इस तरफ आएगा और यहां से करंट का जो है वो सेकंड हाफ मुकम्मल हो जाएगा। तो देखें बेटा क्या हुआ, दोनों हाफ साइकिल्स के दौरान हमने जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है सर्किट में, दोनों हाफ साइकिल्स के दौरान उस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन क्या रह रही है, सेम रह रही। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि इस पूरे ब्रिज सर्किट की मदद से जो रेजिस्टेंस है उसमें से डायरेक्ट करंट अचीव कर लिया, उसमें से डायरेक्ट करंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, और इस दौरान देखें यहाँ पे ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि बताओ इस दौरान जब सेकंड हाफ होता है तो इस दौरान कौन कौन से डायोड जो हैं वो कंडक्टिंग होते हैं, कौन से कंडक्टिंग नहीं होते, या कौन से फॉरवर्ड बाइस होते हैं, कौन से रिवर्स बाइस होते हैं। तो देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास जो D1 है और D4 है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे सेकंड हाफ में, और जो D2 और D3 है ये रिवर्स बाइस हो जाएंगे, मतलब इनमें से करंट फ्लो करेगा, इनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने जो डिस्कस करनी है वो ये है, तो देखो बेटा ये हमारे पास है इनपुट वेवफॉर्म। ठीक है, इनपुट सिग्नल है हमारे पास। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, अब हमने कहा कि ये एक शेप है जो कि रिपीट हो रही है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक
इसको जो टाइम लगता है फर्ज कर लो वो कैपिटल टी है, इसको हम AC का नाम देंगे, टाइम AC, ठीक है। अब ये शेप यहां तक इसको जो टाइम लगा वो TAC है, ठीक है। फिर यहां तक मतलब ये शेप जो रिपीट होगी दोबारा इसको टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। यहां पे देखें जो ये पूरी शेप रिपीट हो रही है, लेकिन जब अगर हम आउटपुट की बात करें, मतलब अगर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां पे अगेन इस रेजिस्टेंस के अगर CRO बेटा कनेक्ट कर दें, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम CRO कनेक्ट कर दें तो CRO हमें जो ग्राफ देता है इसका, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है बेटा, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखें आप तो ये वाली शेप जो है, ये शेप रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। जब ये एक शेप बनती है तो तब ये दो शेप्स रिपीट हो चुकी होती हैं, बेटा गौर से देखना, ठीक है। यहां पे ये पूरी शेप रिपीट हो रही है ये, ठीक है। जब इसकी एक शेप ये मुकम्मल होती है तो तब इसकी ये दो शेप्स मुकम्मल हो जाती है, ठीक है बेटा। मतलब इसकी एक शेप मुकम्मल होने में टाइम लगता है T, इसकी एक शेप मुकम्मल होने में उतने ही टाइम में इसकी दो शेप मुकम्मल हो जाएगी, तो इसको टाइम लगेगा TAC डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, अगर फर्ज कर लो ये एक शेप रिपीट हुई यहां पे, ये 1 सेकंड के अंदर दो जो है हमारे पास दो वेव्स मुकम्मल हुई ये वाली, तो उसी दौरान देखें बेटा 1 सेकंड के अंदर 1 2 3 4, तो आउटपुट में हमारे पास वो 4 दफा रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास, आउटपुट फ्रीक्वेंसी आती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल होती है, ट्वाइस हो जाती है, ठीक है। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनपुट की निस्बत 2 गुना ज्यादा हो जाती है। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो देखें इसको यहां से यहां तक टाइम लगता था कैपिटल T, उसी दौरान यहां पे ये जो है वो 2 मुकम्मल हो जाते हैं उसी टाइम में, तो इसका मतलब इसको जो टाइम लग रहा होगा वो हाफ लग रहा होगा। तो जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा इनपुट का हाफ, ठीक है। तो आउटपुट वेव फॉर्म जो बनने में जो टाइम लगता है वो इनपुट वेव का हाफ टाइम होता है बेटा, ठीक है। टाइम पीरियड हाफ, फ्रीक्वेंसी डबल, ये बेटा आपने याद रखना है दोनों में। वहां पे फ्रीक्वेंसी इनपुट की आउटपुट के इक्वल होती है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। जबकि फुल में क्या होता है बेटा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की निस्बत डबल हो जाती है, टाइम हाफ हो जाता है, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद बेटा यहां पे देखें कि आप अगर यहां पे इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ जो है ना ये हमारे पास आता है पल्सेटिव डीसी, ठीक है। एक होता है बेटा प्योर डीसी। अब प्योर डीसी अगर हम बनाए ना तो प्योर डीसी की जो वेव फॉर्म होती है वो इस तरह से आएगी, मतलब वो बिल्कुल वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे जो डीसी आ रहा है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, ये स्मूथ नहीं आ रहा, ये प्योर डीसी है हमारे पास, प्योर डीसी, ठीक है। उसकी वेव अगर हम ग्राफ उसका बनाए तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्राफ आ रहा है वो कुछ पल्सेटिव आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पल्सेटिव डीसी। आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हमारे पास ये जो रेक्टिफिकेशन में वेव फॉर्म आती है डीसी की वो किस तरह की होती है, तो बेटा याद रखना इट इज पल्सेटिव डीसी। अब इस पल्सेटिव डीसी को हम चाहते हैं स्मूथ बनाना, हम इसको जो है हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो ऐसे, ठीक है, वैल्यू कम ज्यादा ना हो। तो उसके लिए इसको स्मूथ बनाने के लिए बेटा याद रखना है, इसको स्मूथ बनाने के लिए यूज किया जाता है फिल्टर सर्किट्स, ठीक है। तो इसको यूज मेड स्मूथ यूजिंग फिल्टर्स। अब फिल्टर क्या होते हैं, फिल्टर सर्किट क्या होता है बेटा, ये एक आरसी सर्किट होता है, ठीक है, आरसी सर्किट होता है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में अगर आप कैपेसिटर अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास एक आरसी सर्किट बन जाएगा, ठीक है, ये फिल्टर सर्किट बन जाएगा। अब फिल्टर सर्किट इसको क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है, मतलब इसकी वैल्यू इस तरह से आ रही है तो अब वो ये अगर काफी ये चेंज हो रही है, पल्सेटिव बन रही है, तो अगर हम डीसी अगर हम ये फिल्टर सर्किट लगाते हैं तो बेटा वो जो कुछ इस तरह से हो जाएगी, मुकम्मल प्योर नहीं होगी लेकिन काफी कम हो जाएगी, ये जो है वो काफी हद तक स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपने याद रखना है। अब बेटा इससे रिलेटेड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो देखें यहां पे ना एक शेप बनाई हुई, कहता है विच टाइप ऑफ बाइसिंग द फॉलोइंग डायोड हैज। फॉलोइंग डायोड के अंदर कौन सी बाइसिंग है, तो बेटा हमने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग पढ़ी, तो वहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी, वो ये थी कि जब हम बाइसिंग करते हैं तो इसको बैटरी, अगर पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करें, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। पी जो होता है वो हाई पोटेंशियल होता है,
N जो होता है वो लो पोटेंशियल होता है। ठीक है बेटा, अब मैंने ये भी बताया था कि अगर पोटेंशियल सेम ही हो तो, लेकिन अगर P पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, N पे कम पोटेंशियल होगा, तब भी ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। तो देखो बेटा, कहता है कि यहाँ पे हमने P के साथ अटैच किया हुआ है 5 वोल्ट, N के साथ N को ग्राउंड किया हुआ है, मतलब 0 वोल्ट है। तो देखो बेटा 5 वोल्ट 0 वोल्ट से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बाइसिंग कौन सी है। अगर P पे जो है हमारे पास हाई पोटेंशियल हो, N पे लो पोटेंशियल हो, तो हम इसको बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग ही कहेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। इसके बाद बेटा देखें, कहता है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज F। ठीक है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन इट बिकम, तो अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी इनपुट AC की होती है वही हमें आउटपुट में मिलती है। तो अगर इनपुट AC जो था उसकी फ्रीक्वेंसी F थी, तो आउटपुट में हमारे पास रेक्टिफिकेशन के बाद भी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, F ही रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा F ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए बेटा, ये एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिएगा। कहता है एक इफ फॉरवर्ड बाइट रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज नेग्लिजिबल, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बाइट वो नेग्लिजिबल है, वो 0 है तकरीबन। ठीक है, कहता है द वैल्यू ऑफ पीक करंट इन द फॉरवर्ड बाइट मोड इज, अब इस नीचे इस शेप के अंदर कहता है आपने पीक करंट निकालना है। ठीक है, पीक करंट आपने बेटा मालूम करना है जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। ठीक है, तो अब इसकी ना वैल्यू लिखी हुई है कुछ, क्या इसका आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ये सॉल्व करके आएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे हमारे पास ना V का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो हमने यहाँ पे V अप्लाई किया है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इस V की जगह अगर मैं V को कुछ यूं लिखना चाहूं, मतलब हमें V इस तरह से गिवन है, V इज इक्वल टू 350 है बेटा, और साथ आ रहा है साइन 100 पाई और T आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, V नॉट साइन और इधर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा T, तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो V नॉट है उसकी जगह क्या आ रहा है 350। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हमारे पास क्या चीज गिवन है, V नॉट हमें गिवन है, और दूसरी बात देखें बेटा V नॉट गिवन है दैट इज 350। ठीक है, अब देखें कहता है कि हमने यहाँ पे क्या निकालना है, पीक करंट निकालना है। अब पीक करंट जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला ये होता है, ये देख लें, पीक करंट का फॉर्मूला ये होगा दैट इज V नॉट डिवाइडेड बाय R। अब R जो है रेजिस्टेंस है, ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई है हमारे पास जो कि पैरेलल में लगी हुई हैं, तो सबसे पहले हम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चूंकि पैरेलल में लगी हुई है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा किस तरह से निकालते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये देखें, ये है किलो ओहम, ये भी किलो ओहम है, मतलब नीचे 1000 लिख सकते हैं, 1000 ओहम 1000 ओहम। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, नीचे इधर भी 1000 आ जाएगा, इधर भी 1000 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1000 जो है उसको हम एलसीएम ले लें। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। आप इसको जब रिवर्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी दैट इज 500 ओम, मतलब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं बेटा ये वाली डायरेक्टली, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1000 है, तो ये 1/R। आप इनको उल्टा दें तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 500 ओम आ गई। ठीक है बेटा, तो देखो आपने आई नोट निकालना है, वी नोट यहां से आ गया इस इक्वेशन से। ठीक है, और आई नोट यहां से आर, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है 500 ओम। अब बेटा आप क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें, तो आप इधर वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर आ रहा है 350 और नीचे आ जाएगा 500। अब इनको आप काट लें आपस में, तो बेटा देखें अगर हम इसको 5 पे काट लें या 50 पे काट लें तो ऊपर 7 आता है, नीचे 10 आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका, तो ये सोल्व करके आएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो हमारे पास पीक करंट होगा दैट इज 7/10 एम्पेयर आ जाएगा। अब हम इस पास पेपर से इसमें से एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं 2 को। ठीक है, अब बेटा हम इसके पास पेपर से कुछ एमसीक्यूज जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज मेड स्मूथ यूजिंग, आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज मेड स्मूथ यूजिंग, जो आउटपुट वोल्टेज आता है
उसको स्मूथ कैसे बनाया जाता है? तो बेटा हमें पता है उसको स्मूथ बनाया जाता है यूजिंग विच सर्किट? फिल्टर सर्किट। ठीक है बेटा, आरसी सर्किट जो फिल्टर सर्किट होता है, जब आप वो लगा देते हैं तो आपके पास जो है वो डिपल्सेटिव डीसीआर होता है, वो स्मूथ हो जाता है। अब नीचे देखें जी स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है, कहता है इन फॉलोइंग सर्किट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। आप बताएं एक सर्किट दिया हुआ है आपको, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, तो बताओ इनमें से कौन से डायोड जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फर्ज कर लो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है बेटा। जब करंट यहां पे आता है तो इसके पास दो पाथ हैं, इधर ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, लेकिन इधर नहीं जाएगा चूंकि ये एन रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, जबकि ये पी रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, तो करंट सीधा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब करंट जब यहाँ पे आया तो इसके पास दो रास्ते हैं, अगेन इधर नहीं जाएगा चूंकि इसकी क्या हुई है, रिवर्स बाइसिंग है, एन रीजन इससे कनेक्टेड है, तो करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, इधर आएगा, अगेन दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकता है, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइज बन तो रहा है लेकिन इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये इसको लेके जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन इसने जाना है नेगेटिव की तरफ, तो फिर करंट यहां से होता हुआ सीधा इधर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इधर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये रास्ता उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है। तो ये देखें कौन कौन से हमारे पास जो है वो यहाँ पे डायोड जो है कंडक्ट कर रहे हैं, ये कंडक्ट कर रहा है और ये कंडक्ट कर रहा है, तो फिर हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा? इट विल बी D2 एंड D4 जो है वो कंडक्ट कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी बेटा रेक्टिफिकेशन और इससे रिलेटेड हम चंद एमसीक्यूज किए। आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस के लिए मजीद एमसीक्यूज जो हैं आपको मिलते हैं, जितने भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो सीखा है आपने उस पर ग्रिप हो सके। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।